कहानी टोक्यो से शुरू होती है। हर सुबह की तरह आज भी एक आम दिन है। काम पर जाने की जल्दी में कई लोग तैयार होकर काम पर जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। एक आदमी पानी पीने के लिए बोतल खोलता है, लेकिन ढक्कन उसके हाथ से गिर जाता है। वजह से था, चलते चलते अचानक ढक्कन गायब हो गया। ढक्कन के गायब होने का मतलब है कि अचानक एक और अजीब बात घटी। सभी के फोन ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें भूकंप का अलर्ट मिलने लगा। हर कोई डर गया और ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। जब वो एक सुरंग के पास पहुंची तो ट्रेन में बैठे लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा और हमें दिखाया गया कि ट्रेन एक वर्म होल में चली गई और ट्रेन में सवार सभी लोग बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को जंगल में घिरा हुआ पाया। देखने पर पता चला कि पूरी ट्रेन नहीं बल्कि ट्रेन का सिर्फ एक डिब्बा ही इस अजीब जंगल तक पहुंचा। ये जगह भी उन्हें परिचित लग रही थी। ये टोक्यो भी था जो अब वनाच्छादित है। यह सब हर कोई हैरान था। किसी को समझ नहीं आया कि उन्हें हुआ क्या है। ट्रेन में फायरमैन सैम नाम का एक व्यक्ति स्थिति से निपटने के लिए सभी घबराए हुए लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। युमी नाम की एक लड़की जो अभी फायर फाइटर बन रही थी, इस काम में उसकी मदद करती है। सैम ने एक शिक्षक के रूप में उसे कई कक्षाएं दी हैं और वह सैम को पसंद भी करती है। हालांकि दृश्य कट जाता है और हमें 2023 में टोक्यो का वही शहर दिखाया जाता है जिस दिन वे सभी ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन अधिकारी हैरान रह गए कि ट्रेन के 2 डिब्बे कहाँ गायब हो गए। हमने सैम का डिब्बा तो देखा है, लेकिन एक और गायब डिब्बा अभी तक नहीं दिखाया गया है। इंजीनियर उस सुरंग की जांच कर रहे हैं जहां से गाड़ियां गायब हो गईं। दूसरी ओर हम सैम, युमी और उसके साथ एक अन्य लड़की को देखते हैं। वे सुरंग की जांच भी करते हैं कि कहीं कोई उनकी तलाश में तो नहीं आया है। उन्हें दूसरी तरफ कुछ रोशनी दिखाई देती है। इंजीनियरों ने यहाँ रोशनी भी देखी। इंजीनियरों ने सोचा कि हर कोई इससे परे है और सैम के समूह ने सोचा कि शायद परे से रोशनी आ रही है। कुछ लोग उनकी मदद के लिए आ रहे हैं, लेकिन यह दोनों पक्षों की गलतफहमी थी। जब सैम का समूह वहां गया और देखा तो उन्होंने सुरंग के बाहर सूरज को चमकते देखा और यहाँ इंजीनियरों के सामने इंजीनियरों का एक और समूह था जो लापता लोगों की तलाश कर रहा था। सैम की टीम जो सुरंग से बाहर आ गई थी ने शहर के दूसरी तरफ देखा और चिंतित हो गई, क्योंकि टोक्यो का ये पूरा शहर रेगिस्तान बन चुका है। वे इन अजीब चीजों के बहुत सारे वीडियो बनाते हैं ताकि वे यात्रियों को उनके जैसी चीजें दिखा सकें। उनकी सोच के मुताबिक जब उन्होंने इस शहर के बारे में बात की तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। जब उन्होंने वीडियो देखा तो उन्हें भी यकीन हो गया कि वो किसी अजीब जगह पर पहुंच गए हैं। सभी चिंतित थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे यहाँ कैसे रहेंगे, वे कैसे जीवित रहेंगे। दूर दूर तक कोई नहीं था। आखिर में उन्हें कौन बचाएगा? 7 घंटे से यहीं फंसे हैं। मदद के लिए कोई नहीं आया। फोन पर कोई सिग्नल नहीं है और सभी लोग बहुत भूखे हैं। जिनके पास कुछ नाश्ता था उन्होंने बांटकर अपनी भूख शांत की। इस ट्रेन में पेनी नाम की एक स्वार्थी लड़की इतनी भूखी थी कि वह हर किसी के बैग में खाना ढूंढती रहती थी। उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक आदमी के बैग में एक आधिकारिक पत्र मिलता है जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि वह एक अपराधी था। पेनी की नकारात्मक मानसिकता उसे इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि ये सभी कार्य अपराधी द्वारा किए गए होंगे। उसने हमें यहाँ फंसाया है ताकि वह अपनी सजा से बचने के लिए सरकार को ब्लैकमेल कर सके। वह सभी को यह बताता है। काशिमा सभी को समझाती है कि यह पत्र मेरा नहीं है, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। लेकिन अगर कोई उसकी बात नहीं सुनता तो वह कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ सभी लोग शांति से रहने लगे। जैसे ही वह डिब्बे से बाहर निकलती है, एक व्लॉगर लड़का सैम और युमी को बताता है कि रीना ने गलती की है। वह हर किसी के बैग से चोरी कर रहा था और मुझे नहीं लगता कि काशिमा कोई अपराधी है। सैम को यह जानकर बुरा लगता है और वह कैशिमा की तलाश करता है। कैशिमा चल रही थी और एक गड्ढे में गिर रही थी, लेकिन समय रहते सैम ने आकर उसे बचा लिया। कैशिमा ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ, मैं एक बहुत प्रसिद्ध हेयर ड्रेसर हूँ। इससे पहले कि सैम उससे कुछ और पूछता, उसने उसे चुप करा दिया। यानी उसने अभी तक उसे अपराधी के पत्र के बारे में नहीं बताया है। चिंता में रात हो रही है। ज्यादातर लोग सो गए, लेकिन उनमें से बहुतों को उनके ख्याल नहीं छूटे। सुबह होती है और हर कोई ठीक हो रहा है।
सैम धीरे धीरे सभी की मदद करने की कोशिश करता है और कैशिमा को उसके रवैये पर गुस्सा आता है। कोई व्यक्ति बिना कुछ लिए इतना अच्छा कैसे हो सकता है? उससे पूछो, तुम सबकी मदद क्यों कर रहे हो? समस्या क्या है? सैम कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपराध बोध है कि मैं इसे खत्म करने के लिए सब कुछ करता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का पैर दरअसल मेरी वजह से टूट गया और उस पछतावे को खत्म करने के लिए मैंने उस दिन खुद से वादा किया कि जब भी मुझे जरूरत होगी मैं मदद करूंगा। सैम के अतीत की कहानी सुनकर कैशिमर को भी अपने भाई की याद आती है। जब वे दोनों छोटे थे तो गरीब होते हुए भी कितने प्रेम से रहते थे, लेकिन कैशिमा ने अपने भाई के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्होंने अपने भाई को बेहतर जिंदगी देने के लिए बहुत मेहनत की और एक मशहूर हेयर ड्रेसर बन गईं। लेकिन उन्होंने अपने भाई की सभी इच्छाएं पूरी की। इतना काम करने के कारण एक चीज की कमी महसूस हुई, उसके पास अपने भाई की देखभाल करने का समय नहीं था और वह अपराधी बन गई। काशिमा को पता नहीं था, दरअसल कैशी के पास जो आपराधिक पत्र था वह उसके भाई का था। कुछ दिनों बाद उसकी जमानत होने वाली थी और वह उसे लेने के लिए ट्रेन में था। अब सभी यात्री ट्रेन से जा चुके हैं। वे जानते हैं कि उन्हें खाना भी है और व्यवस्था भी करनी है। वे खाने पीने की तलाश में जंगल में बहुत दूर चले गए और एक मीनार पर पहुंचे। हर कोई हैरान था क्योंकि उस टावर को 2026 में पूरा होना था और वे 2023 में आए। इस टावर के बारे में सभी ने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन यह देखकर भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वे भविष्य में आए हैं। वे नहीं जानते कि भविष्य कितना दूर है। इस ट्रेन में एक जीव विज्ञानी था जिसने इस जंगल में एक ऐसा पौधा खोजा जो 30 साल बाद 2023 से उगने वाला है। उनका अनुमान है कि वे कम से कम 40 साल पहले आए थे। उनका समय और ये बात उन्हें चिंतित करती है। क्या आने वाले सालों में दुनिया की हालत इतनी खराब हो जाएगी? उन्होंने सोचा भी नहीं। एक दृश्य में वर्ष 2023 को दर्शाया गया है जब यह बग्गी आई थी। उन वैज्ञानिकों ने बहुत खोजा, लेकिन वह डिब्बा नहीं मिला। सरकार को बताने में इतनी लाचारी है कि चलती ट्रेन के 2 डिब्बे गायब हो गए हैं। जहां सैकड़ों लोग थे वो भी गायब थे और कुछ भी नहीं मिला। दृश्य भविष्य की याद दिलाते हैं जहां लोग पागल हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं है। इसी समय सैम एक योजना बनाता है और एक बड़ी पॉलिथीन उठाता है और डिब्बे की छत पर रख देता है। कुछ नहीं, बस पानी की कुछ बूंदें इकट्ठी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसकी योजना भी विफल हो गई। सुबह हो गई, अगला दिन आ गया। जीव विज्ञानी क्षेत्र का पता लगाने के लिए जाता है और उसे एक फूल मिलता है जो पानी के बहुत करीब उगता है। यह देखकर वह समझ गया कि पास में ही कोई झरना या नदी है। यह सुनकर सैम फैसला करता है कि अगर यहाँ कोई झरना या नदी होगी तो वह उसे ढूंढ लेगा ताकि उसके साथ ही उससे अपनी प्यास बुझा सकें। जीव विज्ञानी, कैशिमा और युमी उनके साथ हैं। चलते चलते वे एक बहुत बड़े पहाड़ पर पहुंचे। पहाड़ है तो बारिश की संभावना तो है, लेकिन इतने ऊंचे और खड़े पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और कैसे? ऐसा करने के लिए वे सभी मिलकर एक रस्सी बनाते हैं और सैम, जो एक फायर फाइटर है और रस्सियों के सहारे दीवारों पर चढ़ने का काफी अनुभव रखता है, इस पहाड़ पर चढ़ता है। अंततः उन्हें पानी मिल गया। वे खुश हैं। सैम पहाड़ से दूर देखने लगा। वह स्थान समुद्र में बदल गया जहां टोक्यो की प्रसिद्ध इमारतें खड़ी थीं, और उसने अपने साथियों से कहा, भविष्य में क्या होने वाला है? इस बात से सभी लोग अधिक चिंतित हो गए। यह संसार इतना नष्ट हो जाएगा। एक और दिन खत्म हुआ। रात हुई और दनका नाम का एक आदमी डिब्बे से बाहर आया। वह अपना काम कर रहा था, तभी किसी ने उस पर हमला कर दिया। उसने खुद को उसके हमले से तो बचा लिया, लेकिन बाहर जाकर अपने साथियों को बताया। किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ कि उसने यहाँ एक आदमी को देखा है, क्योंकि वे इतने समय से लगातार यहीं तलाश कर रहे थे। उन्हें यहाँ कोई व्यक्ति नहीं मिला। हालांकि आज बारिश शुरू हो गई और उन्हें बारिश से शांति मिली। पहले पीने का पानी, नहाने का पानी और आखिरकार उनके साथ कुछ अच्छा हुआ। बेचारा जीव विज्ञानी अपने काम में व्यस्त था। यहाँ वह किसी ऐसी चीज की तलाश में था जिसे लोग खा सकें, पी सकें और रह सकें। अन्य लोग भी उसके काम में मदद करने का निर्णय लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब रेना और युमी जामुन की तलाश में हैं, तो युमी गलती से कुछ जहरीले जामुन खा लेती है। यदि लोग इन्हें खाएंगे तो मर जाएंगे। सैम उसकी खराब सेहत को देखकर काफी चिंतित हो जाता है और यहाँ हमें लगता है कि सैम भी उसे पसंद करता है।
हालांकि हर कोई उसे डिब्बे में ले जाता है, वे उसके साथ थोड़ा व्यवहार करते हैं और यहाँ हर कोई उसका ख्याल रखता है जैसे हर कोई उसका परिवार है। ये लोग एक साथ रहते थे और एक परिवार की तरह बन गए थे। यूमी की हालत देखकर हर कोई समझ गया कि अगर वह ऐसे ही बैठी रहेगी, यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे तो भूख प्यास से मर जाओगे। जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों? उन्होंने अगले दिन से काम करने का फैसला किया। यहाँ कुछ लोगों को भोजन मिला, कुछ ने व्यंजन बनाए और आज उन्होंने बहुत काम किया। उन्हें बहुत कुछ खाने को मिलता है, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वे खुश नहीं होते हैं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने भोजन में कुछ जहरीले जामुन एकत्र कर लिए हैं। इस बिंदु पर कैशिमा को संदेह है कि शायद उन्होंने जामुन एकत्र नहीं किए और तनाका ने जामुन को उनके भोजन में मिला दिया, जिसे उन्होंने अपने डिब्बे से बाहर निकाल लिया क्योंकि उसने कैशिमा की कैंची चुरा ली थी। वे उस आदमी को ढूंढने गए। सैम पूरी रात जंगल में भटकता रहता है और उसे तनाका तो नहीं मिलता, लेकिन कैशिमा की कैंची मिल जाती है। जीव विज्ञानी जो प्रतिदिन उनके लिए कुछ न कुछ उपयोगी कार्य करता था, उन्होंने क्षेत्र का अध्ययन करते समय उन्हें बताया कि निश्चित रूप से यह उनके ज्ञान और स्थान की संरचना के अनुसार है। पास में कोई नदी होनी चाहिए और अगर नदी होगी तो उनकी पानी की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी और वे वहां से मछली पकड़ सकते हैं। क्या बढ़िया विचार है। हर किसी को अपने विचारों पर काम करने के लिए प्रेरित करने का अर्थ है प्रवाह खोजना और रास्ते में कोई जीव विज्ञानी पर हमला कर देता है और उसे वापस डिब्बे में लाया जाता है। वे उसका इलाज करते हैं, लेकिन वह बहुत दर्द में है। सभी को यह भी पता चला कि तनाका झूठ नहीं बोल रहा था। इस शहर में और भी लोग थे। हमले के बाद तनाका उनके डिब्बे में आता है और सभी को बताता है अगर वे उसे इस डिब्बे में रहने दें तो वह बहुत काम आ सकता है। वह एक सुरक्षा कंपनी में काम करता है और उसे जाल बिछाने का काफी अनुभव है और वह इन लोगों के लिए जाल बनाएगा ताकि वे सुरक्षित रह सकें। हर कोई सहमत है। खैर, आज सभी लोग अपने नियमित कार्य ऐसे कर रहे थे मानो उन्हें यह जीवन स्वीकार हो। कैशिमा रीना के बाल काटती है और उसके काम का आनंद लेती है। वे जंगल गए, भोजन ढूंढा और सामान्य दिन बिताया। अगले दिन यूमी और सैम को अपनी बग्गी के पास एक बच्चा दिखाई देता है। बच्चा भागने लगता है और वे बच्चे का पीछा करते हैं। बच्चे ने दौड़ते हुए उन्हें नदी तक पहुंचने में मदद की। नदी पार करने के बाद बच्चा आगे बढ़ता है और वह उन्हें इंतजार करने के लिए कहता है। काशिमा उन्हें ढूंढने यहाँ आई। रात हो गई, लेकिन लड़का वापस नहीं लौटा। जब वे आगे बढ़े तो उन्हें एक और डिब्बा मिला जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं। इसमें 2 डिब्बे हैं, एक सैम का है और दूसरा इसका। दूसरे डिब्बे के लोग उनसे काफी आगे थे और उन्होंने कई इंतजाम किए थे। वे युतो को ढूंढते हैं जो उनका नेता था। सैम युतो को बताता है कि उनमें से एक ने उनके जीव विज्ञानी पर हमला किया था। क्षमा प्रार्थी युतो के पास बहस करने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। जैसे ही सैम को एक नदी और भोजन मिलता है, वह उसे सब कुछ बता देता है। युतो ने उसे बताया कि जब वे यहाँ पहुँचे तो उन्हें एक जहाज मिला। वहाँ एक रेडियो और एक डायरी थी। वे रेडियो फ्रीक्वेंसी से मेल खाते हैं और एक दिन उन्हें कनाडा से सिग्नल मिला और पता चला कि वे 60 साल आगे हैं। उन्होंने यह भी पता लगाया कि दुनिया 2026 में नष्ट हो गई थी, क्योंकि 2023 और 2024 में कई लोगों ने अपने सैटेलाइट लॉन्च किए। इसके बारे में और अधिक जानने के लिए स्थान। इससे दुनिया का विनाश हुआ। एक उपग्रह एक क्षुद्र ग्रह से टकरा गया, जो फिर पृथ्वी से टकराया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस विनाश लीला में सभी लोग मर गए। सैम युतो से पूछता है कि तुम्हारा रेडियो कहाँ है। युतो का कहना है कि मेरे पास रेडियो है, लेकिन उस दिन के बाद कोई सिग्नल नहीं आया। सैम ने यह बात अपने सहकर्मियों को बताई। वे इस चिंता से भर गए कि वे इस गंभीर स्थिति से कैसे बच सकते हैं। जब उन्होंने सुना कि वे 60 साल आगे हैं, तो सभी चिंतित थे। लेकिन इस बार सभी ने सोचा, अतीत में जाएं तो शायद भगवान ने उन्हें सब कुछ ठीक करने का मौका दिया। और यही बात उनके बारे में ज्यादा सोची। कड़ी मेहनत करने, विनाश को रोकने के उपाय खोजने का साहस देता है। अतीत में जा रहा हूँ, यहाँ हर कोई सोचता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखता। वे भूखे थे, इसलिए उन्हें जो भी नदी मिली वे गए, स्नान किया, पानी पिया और खाने के लिए ढेर सारी मछलियाँ इकट्ठी की। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वे अपने लिए बाथरूम, स्नान टब बनाते हैं और भोजन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं।
खोज करते समय जीव विज्ञानी को एक चमकदार हरा पत्थर मिलता है। वह यह पत्थर सबको दिखाता है। तनाका भी इसे देखता है। जीव विज्ञानियों को लगा कि इस चमकदार पत्थर में ऊर्जा है और वे इसकी मदद से वापस लौट सकते हैं। तनाका युतो के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। वह गद्दार है क्योंकि वह युतो को सब कुछ बताता है। बदले में युतो उसे खाना देता है। युमी और रीना, जो सैम समूह में हमउम्र दोस्त हैं, लेकिन वे लड़े। रीना इतनी गुस्से में थी कि उसने युमी को एक गड्ढे में धक्का दे दिया। युमी गड्ढे में गिर जाती है और डर जाती है क्योंकि वहाँ पहले से ही एक शव पड़ा होता है। दोनों डर जाते हैं और अपने डिब्बे में चले जाते हैं, लेकिन दूसरे डिब्बे के लड़के उन्हें रोक देते हैं। रीना युमी को खतरे में छोड़कर किसी तरह अपने डिब्बे तक पहुंचती है। रीना सैम को सब कुछ बताती है और सैम बिना सोचे समझे युमी को बचाने चला जाता है। कैशिमा भी उनका पीछा करती है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं जहां युमी और लड़के हैं, वे दोनों गायब हो जाते हैं। एक जहाज पर छिप जाते हैं जबकि युमी भागती है। सैम को नहीं पता कि युमी खुद को बचाने के लिए गई होगी, लेकिन उसे लगता है कि उसे दूसरे समूह ने अपहरण कर लिया है। वह किसी पर हमला करने या नुकसान पहुंचाने से पहले बिना सोचे समझे दूसरे गुटों पर हमला कर देता है। युतो ने उससे मामले के बारे में पूछा। सैम ने उसे बताया कि उसके साथियों ने उनके समूह की एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया। यह सुनकर वह अपने साथी की ओर से माफी मांगता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वह युमी का पता लगाएगा और उसे उनके स्थान पर लाएगा। लेकिन सैम युतो पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि युमी और रीना ने जो शव देखे थे वे उनकी टीम के हैं, जिसे युतो ने मार डाला था। युतो का कहना है कि वह आपके समूह से नहीं है, लेकिन वह हमारे समूह से है। जब हम यहाँ आए तो वह घबरा गया और पागलों की तरह सब पर हमला करने लगा। यहाँ तक कि मुझ पर हमला भी किया और मैंने अपने बचाव में उस पर चाकू से हमला कर दिया और वह अनजाने में मारा गया। मेरी बहादुरी के कारण सभी लोग मुझे नेता मानने लगे। हमले से बचने के लिए दूसरे समूह के स्थान पर जाने के बाद कैशिमा और सैम अपने अपार्टमेंट में लौट आते हैं। इससे उन्हें डर था कि कहीं दूसरे गुट उन पर हमला न कर दें। वे अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बनाने का निर्णय लेते हैं। युटो उसी जहाज पर जाता है जहां उसे रेडियो मिला था। उसे कम ही पता है कि युमेओ इस जहाज पर एक छोटे से बक्से में छिपा हुआ है। वह रेडियो पर किसी से बात करता है, लेकिन रूमी उसका झूठ पकड़ लेती है कि वह किसी से बात नहीं कर रहा है और केबल कट जाने के कारण रेडियो काम नहीं कर सकता। वह उससे पूछता है कि तुम यह नाटक क्यों कर रही हो, तुम्हें इससे क्या मिलता है। युमी को सच्चाई पता है। युतो का कहना है कि मैं नेता बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा नाटक करता हूँ। मैं अतीत में नहीं जाना चाहता, किसी को मेरी परवाह नहीं है। यहाँ हर कोई मुझे नेता मान रहा है और मैं इससे खुश हूँ, लेकिन युमी कहती है कि मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बताने जा रही हूँ। युतो खुद को बेनकाब पाकर भयभीत है। भयभीत होकर उसने युमी को बांध दिया और उसे बंद कर दिया। दृश्य कट जाता है और हम सैम और उसके दोस्तों को देखते हैं बहुत से हथियार बनाए जिनसे वे लड़ेंगे, क्योंकि जैसा कि वादा किया गया था, युतो ने युमी को वापस नहीं किया या वह उसे नहीं ढूंढ सका, इसलिए वे उन पर हमला करेंगे। एक महिला उससे कहती है कि हमला करना ठीक है, मैं टीम के साथ हूँ, लेकिन होशियार रहो, दूसरी टीम मजबूत है, वे हम पर हमला करेंगे और हमारे गैराज को नष्ट कर देंगे और हम इस छोटी सी जगह को खो देंगे, इसलिए हमें युद्ध से पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढ लेनी चाहिए। दूसरे पक्ष को पता नहीं, समूह उसे पसंद करता है, इसलिए सुबह में वह एक सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वे टकराव के मूड में नहीं होते हैं, लेकिन अगले दिन दूसरे समूह ने उन पर हमला कर दिया। सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार होकर वे आत्मरक्षा में लड़ते हैं और जल्द ही संघर्ष बढ़ जाता है। युटो इस लड़ाई को देखकर पागल हो जाता है। अगर वे एक दूसरे को मार देंगे तो कौन सोचेगा कि वह नेता है। वह चिल्लाता है और लड़ाई रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं रुकते। कभी सैम की टीम आक्रमण करती है तो कभी दूसरी टीम सैम की टीम को हराने जा रही होती है। लोगों के मरने से पहले युमी लड़ाई में प्रवेश करती है। वह खुद को जहाज से मुक्त करने में सफल हो जाता है और युतो के बारे में सच्चाई उजागर करता है, जिससे उसका झूठ सबके सामने आ जाता है। उसके पास कोई रेडियो नहीं है और उसे कोई सिग्नल नहीं मिला है। युतो का कहना है कि मैंने यह सब सबकी उम्मीद बरकरार रखने के लिए किया। किसी को हारना नहीं चाहिए और अगर कोई हार मान लेता है तो वह खुद को खत्म कर सकता है।
यूटो को जो कहना था वह सैम को पसंद आया, लेकिन यूटो ने नेता नहीं बनने का फैसला किया। उन्होंने यहाँ एक डायरी छोड़ी थी। उन्होंने इस डायरी में वह सब कुछ लिखा जो यूटो ने उन्हें बताया था कि वह रेडियो लाइक से सीख सकते हैं। वे वर्ष 2060 में थे। 2026 में दुनिया नष्ट हो गई, और ऐसा क्यों हुआ? इस डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था। ये डायरी उन्हें जहाज से मिली महिला और जीव विज्ञानी जो कहीं और तलाश कर रहे थे। उन्हें कई हरे चमकते पत्थरों का एक टावर मिला। यह दृश्य कट जाता है और हमें वर्ष 2023 दिखाया जाता है। ट्रेन के गायब होने का रहस्य जानने में जुटा एक वैज्ञानिक सुरंग का अध्ययन कर रहा था। जब वह फुटेज देखता है तो उसे पता चलता है कि जब बोगियां गायब हुईं, तो सुरंग में एक वर्म होल था जो एक सुपरनोवा विस्फोट के कारण हुआ था। दरअसल सुपरनोवा विस्फोट तब होता है जब विशाल तारे अपने जीवन चक्र के अंत तक पहुंच जाते हैं। तभी उसके मूल से कुछ ऊर्जा निकली जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ, और उसके कारण एक वर्म होल था जिसने 2023 और 2060 की समय सीमाएं बनाई। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझा लिया था, लेकिन सैम अभी भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे। जब वे डायरी का अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें सुपरनोवा विस्फोट के बारे में जानने में देर नहीं लगी। यहाँ बैठा एक विज्ञान शिक्षक सभी को सुपरनोवा विस्फोटों के बारे में बताता है कि यह विस्फोट तब होता है जब कोई ग्रह बूढ़ा हो जाता है और अचानक मरते हुए एक बड़ा तूफान आता है और सभी लोग अपने डिब्बे में लौट आते हैं। तनाका ने फैसला किया कि वह खुद को बचाने के लिए आपातकालीन द्वार खोलेगा और सुरंग में जाएगा। जब उन्होंने आपातकालीन गेट खोला तो उन्हें दूसरी तरफ एक बड़ा वर्म होल दिखाई दिया जो धीरे धीरे हर चीज को खींच रही है, यहाँ तक कि तनाका द्वारा बनाई गई एक छोटी सी गुड़िया को भी। अचानक तूफान रुक जाता है और वर्म होल भी रुक जाता है। दूसरी ओर हम एक जासूस को ट्रेन चलाते हुए देखते हैं। वे अपने मामले का अध्ययन कर रहे थे कि उनके पास एक तनाका गुड़िया थी जो टी वर्म होल के कारण गिर गई थी। उन्होंने यह भी पता लगा लिया कि वर्म होल से वापस कैसे निकला जाए। वापस जाने के लिए उन्हें एक वर्म होल बनाना पड़ा, जिसके लिए उन्हें एक विशेष रेडियोधर्मी पत्थर और एक विशाल शक्ति स्रोत की आवश्यकता थी। पावर स्टेशन भले ही इस कस्बे में हो, लेकिन उसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। वे सभी एक साथ काम करते हैं और एक पावर स्टेशन ढूंढते हैं जो जमीन में इस तरह दबा हुआ था जैसे कि इसका कभी उपयोग ही नहीं किया गया हो। बिजली संयंत्र को अक्षम करने के बाद वे हरे पत्थरों को सक्रिय करते हैं, जिससे एक बड़ा तूफान शुरू हो जाता है। इस वर्महोल को देखकर हर कोई बहुत खुश हुआ। साथ ही वर्महोल का निर्माण भी किया। जिस व्यक्ति को वापस जाना होता है वह इस डिब्बे के अंदर आ जाता है। वे तनाका को अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन तनाका वापस नहीं जाना चाहता। वह कहता है, नहीं, मैं यहाँ खुश हूँ। अंत में अलविदा कहता है और ट्रेन का दरवाजा बंद कर देता है। ट्रेन को एक जोरदार झटका लगता है और अचानक वे अपनी टाइमलाइन पर वापस आ जाते हैं। वे पहले की तरह बेहोश हैं। जब उन्हें होश आता है तो कोई उन्हें कार से मार रहा होता है। जब वे बाहर आते हैं तो पाते हैं कि वे 2023 के बजाय 2026 पर पहुंच गए हैं, और ये वही साल है जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया को बचाने के लिए बहुत कम समय बचा है। यहाँ हर कोई तुरंत दूसरों को दुनिया के आसन्न विनाश की चेतावनी देता है। हमें इसे बर्बाद होने से बचाना चाहिए। भविष्य से जो चीजें लाते हैं वो दिखाते हैं। वे अपने वीडियो दिखाते हैं ताकि वे उन पर विश्वास करें। जिन शब्दों पर उन्होंने क्लिक किया वे वही थे, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया क्योंकि उन्हें लगा कि किसी बड़ी दुर्घटना के कारण उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। यह खबर भी वायरल हुई कि ट्रेन के डिब्बे 2023 में गायब हो गए और 2026 में अचानक आ गए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे वास्तव में वही व्यक्ति हैं जो लापता हो गए थे, वे एक चिकित्सीय परीक्षण से गुजरते हैं जहां उनकी बातों पर अविश्वास किया जाता है। इस बात का पता वैज्ञानिक को चल गया। उनकी मुलाकात एक सुपरनोवा विस्फोट से होती है। वही महिला जो ऊंचे पद पर थी, उसने अपने प्रभाव और संसाधनों का इस्तेमाल कर रक्षा मंत्री से मुलाकात कराई। वह उसे हर चीज के बारे में बताता है, सारी जानकारी जो उसे 2060 में मिली थी। उनकी बात ध्यान से सुनकर रक्षा मंत्री उन्हें बताते हैं कि एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला है और वे इसे नष्ट करने के लिए एक मिसाइल बना रहे हैं और इसे अंतरिक्ष में नष्ट कर देंगे। सुपरनोवा विस्फोट से मिले, दुनिया को नुकसान मत पहुंचाओ और दुनिया सुरक्षित रहेगी। ये जानकर इस महिला को भी कुछ शांति मिलती है।
उन्होंने यह सब अपनी टीम के सदस्यों को बताया। हालांकि उसे सुनकर उन्हें कुछ राहत मिली, लेकिन उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने जो देखा उस पर पूरी तरह विश्वास करना कठिन था। अंततः वह दिन आ गया जिस दिन क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने के लिए तैयार होगा। सबकी सांसें अटक गईं। सब एक दूसरे से ऐसे मिले जैसे फिर कभी न मिलेंगे। उन्हें संदेह है कि क्या दुनिया सचमुच सुरक्षित रहेगी। आसमान में मिसाइल कहाँ जा रही है, इस खबर पर हर कोई तब तक नजर रख रहा था। उनका गला तब तक घुटता रहता है जब तक उन्हें यह राहत भरी खबर नहीं मिलती कि मिसाइल ने क्षुद्र ग्रह को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है। अंत में पृथ्वी को बचाए जाने और उसकी वास्तविक स्थिति सामने आने के साथ सीजन समाप्त हो गया।